हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है ताकि इसको देखने के बाद आपकी कंप्लीट तैयारी हो और जब भी आप परीक्षा में जाएँ तो यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो और इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना होने पाए। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करूँ इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा जिससे हमारे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स कि उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है, बेंथम को, लॉक को, रूसो को या मिल को। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए, बेंथम। बेंथम को हम उपयोगितावाद के जनक कहते हैं। उपयोगितावाद 19वीं सदी में इंग्लैंड के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यों से संबंधित एक प्रभावशाली दर्शन था। यद्यपि उपयोगितावाद का जन्म फ्रेंड्स बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन इस पुराने सिद्धांत को व्यवस्थित रूप देने, राजनीति के क्षेत्र में इसको लागू करने और इसे लोकप्रिय और शक्तिशाली विचारधारा बनाने का श्रेय बेंथम को जाता है। इसलिए हम बेंथम को उपयोगितावाद का जनक मानते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बेंथम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को प्रतिपादित किया अथवा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख इस अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। रूसो ने, लास्की ने, बेंथम ने, अरस्तू ने। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बेंथम। इस क्वेश्चन को फ्रेंड देखिए दो तरीके से पूछा, दोनों क्वेश्चन को एक जगह लिख दिया गया है। चाहे आपसे ये पूछे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या आपसे यह पूछे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इस अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, तो उत्तर फ्रेंड्स वही होगा, बेंथम। अभी मैंने बताया कि बेंथम उपयोगितावाद का जनक माना जाता है और उपयोगितावाद का सूत्र ही है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद फ्रेंड्स यह मानता है कि आदमी जो है वो एक तरह से इंद्रिय प्रधान व्यक्ति है जो हमेशा सुख की खोज में चाहता है। वो सुख को प्राप्त करना और दुख से बचना चाहता है। व्यक्ति के वे कार्य जो उसको सुख प्रदान करे या राज्य के वे कार्य जो उसको सुख प्रदान करे वो सही है और जो चीज़ें उसको दुख प्रदान करती हैं वो गलत है। यानी कि सुख ही एकमात्र मापदंड है राज्य के कार्यों का या व्यक्ति के कार्यों का। तो ये केवल सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि राज्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। तो इनका सिद्धांत क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसी को इन्होंने न्याय की अवधारणा में भी लागू किया कि न्याय क्या है, न्याय ये है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, यही न्याय है। राज्य ऐसा कार्य करे जिससे जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम लाभ हो। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख यह सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये उपयोगितावाद के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बेंथम के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी, बेंथम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, बेंथम का जन्म हुआ था ए 1748 ईस्वी में, बी 1732 ईस्वी में, सी 1832 ईस्वी में या डी 1848 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए, 1748 ईस्वी में। फ्रेंड्स, बेंथम का जन्म जो है 1748 ईस्वी में लंदन के एक संपन्न वकील घराने में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 1748 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि उपयोगितावाद का आधार है समाजवाद, साम्यवाद, आदर्शवाद या व्यक्तिवाद। तो फ्रेंड्स देखिए, उपयोगितावाद का आधार जो है वो व्यक्तिवाद है। जिस तरह से व्यक्तिवाद जो है वो व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है और राज्य को गौण मानता है, उसी तरह से उपयोगितावाद भी व्यक्ति को इंपॉर्टेंट मानता हुए राज्य को गौण मानता है। उसका मानना है कि राज्य को वो कार्य करना चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो। यानी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उसके सुख इंपॉर्टेंट है, उसके कल्याण इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये व्यक्तिवाद के निकट जुड़ा हुआ है। तो उपयोगितावाद का आधार जो है वो क्या है, वो है व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, व्यक्तिवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता पाठ। यह कथन किसका है, ए जॉन स्टुअर्ट मिल का, बी जेम्स मिल का, सी बेंथम का या डी जॉन लॉक का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा सी, बेंथम।
बेंथम जो है विभिन्न प्रकार के सुखों में केवल मात्रा का अंतर मानता है, गुण का नहीं। वो उसका मानना है कि अगर पुष्पिन जो है एक तरह का खेल है, आप इसको कंचा का खेल भी कर सकते हो या कबड्डी का भी खेल कर सकते हो, तो मानिए एक पुष्पिन एक तरह का खेल है। वो कहता है कि अगर पुष्पिन खेलने से व्यक्ति को जितना आनंद आ रहा है, उतना आनंद यदि उसको कविता पढ़ने से आ रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों जो है इक्वल हो गए, दोनों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों से एक समान मात्रा में सुख आ रहा है। तो उसी बात को इसने लिखा कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता का पाठ करना। तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह बेंथम का है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, बेंथम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, बेंथम के उपयोगितावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें से 3 विशेषता होगी, एक विशेषता बेंथम की उपयोगितावाद की नहीं है। उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बी, उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है। सी, उपयोगितावाद एक आदर्शवादी दर्शन है। डी, उपयोगितावाद का ध्येय वाक्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो फ्रेंड देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपयोगितावाद एक आदर्शवादी दर्शन है। यही जो है बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में गलत है। इसको छोड़ करके जितने कथन दिए गए हैं वो सब के सब सही है। उपयोगितावाद एक सुखवादी सिद्धांत है, ये सही है। इसका आधार ही सुखवाद है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है इस सिद्धांत के मूल वाक्य है, ठीक है। तो यह व्यक्तियों के सुख पर जोर देता है, यह एक सुखवाद का सिद्धांत है, यह सही है। उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है। उपयोगितावाद के जो बड़े प्रवर्तक थे बेंथम जो है, इनका नाम आप सामाजिक सुधारों के साथ जो देख सकते हैं, चाहे ब्रिटेन की न्याय प्रणाली की बात हो, वहाँ की जेल व्यवस्था की बात हो, या सामाजिक क्षेत्र में सुधार की बात हो, तो ये उपयोगितावाद जो है वो सुधारों पर जोर देता है। तो उपयोगितावाद क्या है? ये सामाजिक सुधारों का एक तरह से समर्थक है। उपयोगितावाद एक आदर्शवादी जो दर्शन लिखा गया है, ये गलत है। उपयोगितावाद आदर्शवादी दर्शन नहीं है, बल्कि यह यथार्थवादी दर्शन है। आदर्शवादी कल्पना पर आधारित होता है और यथार्थवाद जो है वास्तविकता पर आधारित होता है। तो उपयोगितावाद वास्तव में वास्तविकता पर आधारित दर्शन है। हर व्यक्ति अपने सुख की कामना करता है और दुख से बचना चाहता है, और यही बात जो है उपयोगितावाद बताती है। तो ये उपयोगितावाद जो है क्या है? यह एक यथार्थवादी दर्शन है, न कि आदर्शवादी। उपयोगितावाद का ध्येय वाक्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। ऊपर चर्चा हो चुकी है कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख जो है, इसका जो है ध्येय वाक्य है, इसका मूल मंत्र है यही। तो इसमें से सब सही है, केवल सी नहीं सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि युद्ध तथा तूफान पढ़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है। यह कथन है बेंथम का, ग्रीन का, मिल का, अरस्तु का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, बेंथम। फ्रेंड्स बेंथम से पहले जो है वो समझौतावादी विचारकों ने जो है प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना की थी, और बेंथम जो है वो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का खंडन करता है। इसलिए जो इसका विरोधी है, क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वो क्रांति को जन्म देती है, वो युद्ध को जन्म देती है। और बेंथम क्रांति का नहीं बल्कि शांति का समर्थक था। बेंथम का मानना है कि युद्ध जो है वो पढ़ने के लिए तो श्रेष्ठतम हो सकते हैं, हम कहने के लिए तो कह सकते हैं कि क्रांति अच्छी है, युद्ध अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में युद्ध की विभीषिका को जो झेलता है वही समझता है कि युद्ध जो है वो कितना कष्टकारी होता है। युद्ध से सिर्फ विनाश होता है, विकास नहीं होता है। तो इसीलिए वो कहता है कि ये सब पढ़ने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही बेस्ट लगे हुए है। तो इसीलिए परिप्रेक्ष्य में इसका स्टेटमेंट है कि युद्ध तथा तूफान जो है वो पढ़ने के लिए तो श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है। तो यह कथन बेंथम का है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है। कौन सा चीज़ नहीं संबंधित है? पेनोप्टिकन योजना, विधियों का संहिताकरण, न्याय व्यवस्था में सुधार, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से उत्तर जो सही होगा वो डी होगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है ये कार्ल मार्क्स का है। इसको छोड़ करके बाकी जितने तीनों चीज़ें हैं ये बेंथम के विचारों से संबंधित है। ये डी वाला जो है वो कार्ल मार्क्स के विचारों से संबंधित है। पेनोप्टिकन योजना, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसको अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पेनोप्टिकन योजना से क्यों संबंधित है, या विधियों की संहिताकरण की बात कौन करता है। तो ये सारी अलग से अलग अलग पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं, और ये एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। पेनोप्टिकन योजना का मतलब होता है कि जो बेंथम था, बेंथम जो है के समय में इंग्लैंड में जो था वो न्याय व्यवस्था में जो है बहुत कमियां थी, कैदियों के साथ बहुत निर्मम व्यवहार किया था। तो बेंथम का फ्रेंड्स ऐसा मानना था कि जेल ऐसी होनी चाहिए
में जो यातना गृह के तरह काम न करे बल्कि सुधार गृह के रूप में कार्य करे, यानी कैदी वहाँ जाए तो उसको आचरण को सुधारा जा सके। उसका मानना था कि जेल में बंद जो है कैदियों से जो है लाभदायक काम लिया जाए, उससे उनको शिल्प सिखाया जाना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने और नैतिक और धार्मिक शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए। बेंथम ने एक आदर्श जेल का नमूना तैयार किया था कि एक आदर्श जेल कैसी होगी, और उसी जेल सुधार योजना को पेनाप्टिकन योजना कहा जाता है। उसके योजना के तहत जेल जो होगा उसकी इमारत जो है वो एक चक्राकार होगी और किनारे किनारे जो है वो बंदियों के बैठने मतलब बंदियों के रहने के लिए कोठरियाँ होंगी और बीच में जो है वो गवर्नर या जेलर के बैठने का स्थान होगा, जहाँ से वो बैठ कर के पूरे जेल पर जो है नियंत्रण रख सकता है। तो पेनाप्टिकन योजना क्या थी? पेनाप्टिकन योजना जेल को सुधार के करने की एक योजना थी। जेल किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार तरह वो कार्य प्रणाली पर कार्य करेंगे, यह योजना थी। इसी योजना को पेनाप्टिकन योजना कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बेंथम जो है विधियों के संहिताकरण पर जोर देता है, जिसके कारण जो है 19वीं सदी में अनेक देशों में कानूनी संहिताएं बनी। बेंथम जो है न्याय व्यवस्था में सुधार के भी पक्षधर था। मैंने बताया कि उसमें ब्रिटेन में जो है न्याय जो है केवल अमीरों को मिल सकता था, गरीबों को नहीं मिल सकता था। तो बेंथम इस प्रणाली को सुधार करने के पक्षधर था। तो सुधार के साथ नाम बेंथम और उपयोगितावादियों का जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें जो है बेंथम के विचारों से संबंधित हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यही कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, किसने कहा? या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है कि एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने, बेंथम ने, मिल ने, प्लेटो ने। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, बेंथम। फ्रेंड्स बेंथम जो है वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक मत का समर्थक था। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी वयस्क व्यक्ति होंगे उन सभी को वोट देने का अधिकार होगा। कुछ विद्वान ऐसे मानते थे कि जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित ज़्यादा हैं, उनको एक से अधिक मत देना चाहिए, लेकिन बेंथम का मानना था कि एक व्यक्ति को केवल एक मत देना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस सिद्धांत को किसने दिया? बेंथम ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह किसका विचार है? अब देखिए ये व्यक्ति के बारे में अगर पूछेगा तो बेंथम हो जाएंगे। अब इसको विचारधारा के रूप में पूछ रहा है कि यह मार्क्सवाद से संबंधित है, उदारवाद से संबंधित है, उपयोगितावाद से या राष्ट्रवाद से। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यह उत्तर किसका, इसका उत्तर क्या होगा? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद जो है एक सुखवादी धारणा है जो यह मानकर चलती है कि व्यक्ति जो है सुख की कामना करता है, दुख से बचना चाहता है। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत जो है इसका ध्येय वाक्य है। तो यह किससे संबंधित है? उपयोगितावाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, उपयोगितावाद सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि अधिकार जो है राज्य द्वारा मान्य दावे हैं। यह कथन किसका है? बार्कर का, ग्रीन का, लॉक का, बेंथम का। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, बेंथम। बेंथम जो है कानूनी अधिकार का समर्थक था। कानूनी अधिकार का मतलब है कि अधिकार वही हैं जो राज्य व्यक्ति को प्रदान करे। जिन अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है या जिनके उल्लंघन पर हमको दंड मिलता है वही अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों का इसीलिए वह खंडन करता है क्योंकि उनके पीछे राज्य की शक्ति नहीं होती है। उसका मानना है कि अधिकार जो है वो राज्य द्वारा मान्य दावे हैं, यानी राज्य जिस चीज़ को अधिकार के रूप में व्यक्ति को प्रदान करेगा वही अधिकार है। जिसके पीछे राज्य की शक्ति होगी वही अधिकार है। उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे हैं। यह कथन किसका है? तो बेंथम का है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी, बेंथम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि उपयोगितावादियों ने लोगों में भावना उत्पन्न की, क्रांति की, सुधार की, अवज्ञा की या आज्ञाकारिता की। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, सुधार की। उपयोगितावादी एक तरह से सुधारवादी दर्शन थे। यह क्रांति को बढ़ावा नहीं देता। मैंने अभी कहा कि बेंथम का आपका स्टेटमेंट एक दिखाया था कि युद्ध जो है पढ़ने के लिए श्रेयस्कर हो सकते हैं लेकिन सहने के लिए शांति ही श्रेयस्कर है। तो वो किसकी बात करता है? वो क्रांति की बात नहीं करता है। ठीक है, क्रांति की बात जो है मार्क्सवादी करते हैं। अवज्ञा की बात जो है वो अराजकतावादी करते हैं और आज्ञाकारिता की बात जो है उदारवादी करते हैं। लेकिन उपयोगितावादी जो है वो सुधार की बात करते हैं। तो उपयोगितावाद जो है लोगों में कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहती है? सुधार की। बेंथम ने खुद सामाजिक क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, जेल के क्षेत्र में वो सुधार की बात करता है। तो उपयोगितावाद जो है एक सुधारवादी दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, सुधार की सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि सुखवादी मापक यंत्र अथवा सुखवादी आकलन
की चर्चा करने वाला विचारक कौन था? बेंथम था, ग्रीन था, मिल था या रूसो था? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, बेंथम। बेंथम का मानना था कि सुख और दुख को हम माप सकते हैं। जिस तरह से गणित में हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, उसी तरह से सुख दुख को भी मापा जा सकता है। उसने जो है एक आनंद मापक पद्धति जो है हमको प्रदान की, जिसके द्वारा जो है हम सुख दुख को माप सकते हैं। इसी को हम सुखवादी मापक यंत्र कुछ लोग कहते हैं, इसी को सुखवादी आकलन कहते हैं। ठीक है, उसने 7 तरीके बताए जिसके द्वारा हम सुख दुख की कलन को हम माप सकते हैं, उसको तराजू पर हम एक तरह से तोल सकते हैं। उसने बताया कि तीव्रता के द्वारा, अवधि के द्वारा, निश्चितता के द्वारा, निकटता या दूरी के द्वारा, उत्पादकता के द्वारा, विशुद्धता के द्वारा और विस्तार के द्वारा, इन 7 तरीकों से हम सुख दुख को माप सकते हैं। इसमें से जो 6 तरीके ऊपर के थे उनके द्वारा हम व्यक्तिगत सुख दुख को माप सकते हैं, और नीचे वाला जो एक तरीका विस्तार है उसके द्वारा जो है हम समूह के सुख दुख को माप सकते हैं। तो एक तरह से व्यक्तिगत सुख दुख को मापने के लिए उसने 6 तरीके बताए, और 7वां तरीका जो है उसने समूह के सुख दुख को मापने का बताया। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि सुख दुख मापक यंत्र या सुखवादी आकलन की चर्चा करने वाला विचारक कौन था? तो बेंथम था। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण है संविदा है, शक्ति सिद्धांत है, आज्ञा पालन की आदत है या पाप है? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, आज्ञा पालन की आदत। फ्रेंड्स बेंथम का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह है उसकी उपयोगिता। बेंथम या उपयोगितावाद जो है वो हर चीज को सुख दुख की कसौटी पर कसती है, यानी कि उपयोगिता उसकी है कि नहीं है इस कसौटी पर कसती है। तो राज्य की उत्पत्ति का कारण भी वही बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का कारण जो है उसकी उपयोगिता है, न कि कोई समझौता। जैसा कि समझौतावादी कहते हैं कि समझौते के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई, तो ये कहता है कि कोई ऐसा समझौता भूतकाल में कभी हुआ ही नहीं था। उसका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति उसकी उपयोगिता के कारण हुई। हम राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञा पालन करने से जो हमको कठिनाई थोड़ी बहुत होती है, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा कठिनाई होगी। तो यह अच्छा है व्यक्ति के लिए ना कि थोड़ी कठिनाई से ही काम चल जा रहा है। उपयोगितावाद क्या कहता है कि व्यक्ति जो है दुख से बचना चाहता है और सुख की प्राप्ति करना चाहता है। तो अगर राज्य की आज्ञा का पालन व्यक्ति नहीं करता है तो उससे जितना कष्ट मिलेगा वो ज़्यादा होगा, और आज्ञा का पालन करता है तो थोड़ी बहुत उसकी स्वतंत्रता सीमित होगी और वो आज़ादी से रह लेगा। तो यही कहते हैं, वो बात को कह रहे हैं कि व्यक्ति में आज्ञा पालन की आदत होती है कि वह राज्य को मानता है कि राज्य हमारे हितों की रक्षा करता है, हमको अधिकतम सुख प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए उसकी आज्ञाओं का पालन हमको स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। तो वही बात बेंथम ने लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण जो है वो आज्ञा पालन की आदत है। और आज्ञा पालन हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहता है कि आज्ञा पालन के संभावित दोष अवज्ञा के दोषों से कम हैं, इसलिए हम पालन करते हैं। क्योंकि राज्य की उपयोगिता है इसलिए हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर व्यक्ति के लिए राज्य इंपॉर्टेंट ना होता, उसकी उपयोगिता ना होती, तो हम उसकी आज्ञा का पालन ना करते हैं। तो बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? अगर यहाँ उसकी आज्ञा पालन की आदत न देकर के उसकी उपयोगिता दिया होता तब भी सही हो जाता, और आज्ञा पालन की आदत दिया है तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि किस विचारक के प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया? या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों को किसने बकवास या बकवास से बढ़कर बकवास कहा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या दिया है? ए बेंथम, हाब्स, लॉक, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए बेंथम। बेंथम ने अभी ऊपर चर्चा हुई कि वो प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है, उसे कई कारण से खंडन करता है, क्योंकि वो प्राकृतिक अधिकारों को मानता है कि प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई धारणा पहले थी ही नहीं। प्राकृतिक अधिकार जो है क्रांति को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए उसकी आलोचना करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं, बकवास ही नहीं बकवास से बढ़कर बकवास हैं। तो यह बेंथम का स्टेटमेंट है। इसको चाहे पहले तरीके से पूछे तब भी उत्तर बेंथम होगा, और चाहे पहले दूसरे तरीके से पूछे तब भी उत्तर इसका बेंथम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए बेंथम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि बेंथम किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का, जर्मनी का, अमेरिका का या इंग्लैंड का? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी इंग्लैंड। पहले ही मैंने बताया कि बेंथम जो है इंग्लैंड का विचारक था, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो बेंथम किस देश का विचारक था? इंग्लैंड का विचारक था। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखा गया है और इस क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखने का तात्पर्य सिर्फ मेरा ये है कि आप समझ लीजिए कि शब्दावलियों का हेर फेर करके क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। क्वेश्चन एक ही है, बात एक ही कही जा रही है, केवल उसको इधर उधर शब्दों को तोड़ मरोड़ करके उसको थोड़ा सा कथन को चेंज कर दिया गया है। जैसे जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएँ हैं। अब इसी को देखो दूसरे तरीके से, यथार्थ में तथाकथित अधिकार यथार्थ में तथाकथित कानून की सृष्टि होते हैं। अब इसी को तीसरे तरीके से देखो, वास्तविक अर्थ में अधिकार वे हैं जो वास्तविक अर्थ में विधि पालक हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, टी.एच. ग्रीन या डायसी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है वो बेंथम का है, आप समझ ही गए होंगे। बेंथम ये कहते हैं कि अधिकार वास्तव में वो हैं जो कानून की सृष्टि है, यानी जो कानून के द्वारा हमको अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिस अधिकार के पीछे कानून की शक्ति होती है वास्तव में वही अधिकार है। इसी बात को कहा गया तीनों स्टेटमेंटों में। तो तीनों स्टेटमेंट एक ही व्यक्ति के हैं, बेंथम के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी बेंथम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि बेंथम अधिकारों के किस सिद्धांत का समर्थक था? प्राकृतिक अधिकार, दैवीय अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी कानूनी अधिकार। अभी मैंने आपको बताया कि बेंथम जो है वो कानूनी अधिकार का समर्थन करते हैं, यानी वे अधिकार जो कानून के द्वारा व्यक्ति को मिले होते हैं, जो राज्य के द्वारा व्यक्ति को मिले होते हैं, उसी को हम कानूनी अधिकार कहते हैं। अब बेंथम इसी बात को का समर्थन करते हैं, इसीलिए वो प्राकृतिक अधिकारों का, नैतिक अधिकारों का खंडन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी कानूनी अधिकार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय विधि के संहिताकरण का समर्थन करने वाला विचारक कौन था? ग्रीन, लास्की, बेंथम या जॉन स्टुअर्ट मिल? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे, उत्तर होगा सी बेंथम। अभी इसके ऊपर जब पेन ऑप्टिकन वाला जेल वाला सुधार वाला योजना उनकी आई थी, तभी मैंने कहा था कि इसको अलग अलग पूछ सकता है कि पेन ऑप्टिकन योजना किसकी थी या विधियों का संहिताकरण का समर्थन किसने किया, तो ये अलग अलग भी पूछ सकता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण का समर्थन करने वाला विचारक कौन था? बेंथम था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी बेंथम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि बेंथम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुख दुख के स्रोत नहीं है? यानी उसने सुख दुख के 5 स्रोत बताए थे, उसमें से कह रहा है कौन सुख दुख के स्रोत नहीं है, यानी कि 3 इसमें होंगे, एक ही नहीं होगा। प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, आर्थिक स्रोत या सामाजिक या लौकिक स्रोत? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी आर्थिक स्रोत। हमने फ्रेंड्स सुख और दुख के जो है 5 स्रोत बताए हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत या इसी को हम भौतिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है राजनीतिक या कानूनी स्रोत। तीसरा है नैतिक स्रोत या इसी को हम सार्वजनिक स्रोत के नाम से जानते हैं। चौथा है सामाजिक या लौकिक स्रोत। और 5वां है धार्मिक स्रोत। तो ये 5 स्रोत जो है सुख दुख की जो बताते हैं बेंथम। स्रोत का मतलब होता है सुख और दुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये 5 स्रोत जो की चर्चा जो है बेंथम ने अपने विचारों में किया है। उसमें आर्थिक स्रोत का नाम नहीं है, तो इसमें जो दिए गए प्राकृतिक, धार्मिक, सामाजिक या लौकिक स्रोत, इन सभी की चर्चा बेंथम करता है। तो सी की चर्चा नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी आर्थिक स्रोत सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख दुख नामक 2 प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। यह कथन किसका है? लाक का, बेंथम का, ग्रीन का या बोधा का? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी बेंथम। बेंथम मैंने बताया कि ये उपयोगितावादी विचारक है और उपयोगितावादी विचारक जो है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कल्पना करते हैं। बेंथम कहता है कि प्रकृति ने जो है मानव जाति को सुख और दुख नामक 2 प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है यह जो केवल वे ही निश्चित करते हैं। एक व्यक्ति जो है भले ही उनके शासन से बचने का दिखावा करे, लेकिन वास्तव में वह सदैव ही उनके अधीन रहेगा। यानी वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि व्यक्ति के ऊपर 2 प्रकार के शासक हैं जो प्रकृति ने बना दिए हैं। एक सुख का शासन चलता है, एक दुख का शासन चलता है। कभी दुख रहता है, कभी सुख रहता है। यही 2 प्रभुत्वपूर्ण स्वामी हैं और हम इन्हीं के शासन में रहते हैं। यानी व्यक्ति को कभी या तो सुख मिलता है या तो कभी उसको दुख मिलता है। हम इनसे सुख और दुख से बच नहीं सकते हैं। उसी बात को यहाँ लिखा है कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख दुख नामक 2 प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेंथम का है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि उपयोगितावाद के संबंध में कौन सा कथन बेंथम के बारे में असत्य है? बेंथम ने सादे व सरल सुख के 15 प्रकार तथा सादे व सरल दुख के 11 प्रकार बताए हैं। सुख मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है
अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की विचार को उसने हचिसन से लिया। सुख और दुख नामक शब्द उन्होंने प्रिस्टले से लिया। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो गलत विचार है वो ये है कि सुख मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। सही कथन का क्वेश्चन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन नहीं होता है, बल्कि इसके साथ 4-5 क्वेश्चन जुड़े होते हैं। जो इसमें असत्य है उसको तो आपको जानना ही चाहिए। इसके अलावा जो अन्य 3 विकल्प हैं उसको भी आपको बारीकी से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि उससे अलग से क्वेश्चन बना सकता है कि बेंथम ने कितने प्रकार के सुख और दुख बताए। तो बेंथम ने सादे सरल सुख जो है 15 प्रकार के बताए और सादे और सरल दुख के 11 प्रकार बताए। ये सही है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो इसका विचार है, उस विचार को उसने हचिसन से लिया। हचिसन ने सबसे पहले इस बात की चर्चा कर दी थी, लेकिन मैंने कहा ना कि सुखवादी जो दर्शन है, जो उपयोगितावादी दर्शन है, ये नया नहीं है। भारतीय संस्कृति में चारवाक ने इसकी चर्चा की थी, उधार लेके घी पीने की बात की थी। तो ये दर्शन नया नहीं है, लेकिन इस दर्शन को व्यवस्थित तरीके से बेंथम ने जो है व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने पेश किया है। उसको वैज्ञानिक आधार जो है वो बेंथम ने प्रदान किया, इसलिए हम बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहते हैं। तो इस विचार को जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो विचार है उसने हचिसन से लिया था, और सुख दुख का जो विचार है वो उसने प्रिस्टले से लिया था। अब इसको अलग अलग भी पूछ सकता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार उसने किस विचारक से लिया, हचिसन से लिया। इसको सही गलत में भी पूछ सकता है। तो आप इसको बेस को समझे रहेंगे तो क्वेश्चन किसी तरीके से पूछिए, आप गलत नहीं होंगे। तो बी को छोड़ करके बाकी तीनों सही हैं। बी कह रहा है कि सुख मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, यह जॉन स्टुअर्ट मिल मानते हैं। बेंथम जो है सुख और दुख में केवल मात्रा का भेद मानता है, गुण का नहीं। तो यहाँ दोनों दिया है, यही गलत है। इसको छोड़कर बाकी सब सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस विचारक के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। हर्बर्ट स्पेंसर, डायसी, ग्रीन या बेंथम। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा डी, बेंथम। फ्रेंड्स बेंथम ने जो उपयोगितावादी दर्शन दिया, उपयोगितावाद का दर्शन व्यक्ति के कल्याण की ही बात करता है। जब वो ये कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ये राज्य के कार्य का आधार होगा, तो वो कल्याणकारी राज्य का मार्ग ही वास्तव में प्रशस्त करता है। तो इस तरह से बेंथम ने अपनी उपयोगितावादी दर्शन के माध्यम से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। कल्याणकारी राज्य जो व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करता है, और इसी बात को उपयोगितावाद भी कहता है कि राज्य को व्यक्ति के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित में कार्य करना चाहिए। और आगे चल करके इसी विचार को आप लास्की में पढ़ोगे, ग्रीन में पढ़ोगे। तो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग जो है वो प्रशस्त किसने किया? बेंथम ने किया। बेंथम के बाद ग्रीन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेंथम की विचारधाराओं में हमको कल्याणकारी राज्य का झलक दिखाई देता है, तो इसका मार्ग प्रशस्त करने का कार्य बेंथम ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी, बेंथम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, किस विचारक ने बेंथम को दार्शनिक आमूलवादी कहा? मैक्सी ने, डायसी ने, गैटल ने या सेबाइन ने? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, सेबाइन। बेंथम ने जो है इंग्लैंड के जो अमूर्त विचार थे उन विचारों का खंडन किया। उस चाहे वो प्राकृतिक अधिकार हो, चाहे वो सामाजिक समझौता हो, सामान्य इच्छा का सिद्धांत हो या ईसाई नैतिकता की बात हो, इन विचारों का खंडन करके उसने उपयोगितावाद का दर्शन दिया। तो उसके नवीन विचारों के कारण ही सेबाइन उसको जो है दार्शनिक आमूलवादी कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी, सेबाइन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सी रचना बेंथम की है? ए, An introduction in the principle of morals and legislation, B, constitutional code, C, fragment of government, D, the theory of punishment and reward या E, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि ये उपयुक्त सभी इसका विकल्प होगा। ये चारों की चारों किताब जो हैं वो बेंथम की रचनाएं हैं। बेंथम की तो कई रचनाएं हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन उनमें ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको लिख दिया गया है ताकि आप इनकी किताब का नाम जो है समझते रहें। एन इंट्रोडक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसी में इसने उपयोगितावाद का जो सुखवादी दर्शन है उस दर्शन को इसने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, ये इसकी अन्य रचनाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दिया गया है। तो ये सारी की सारी किताबें जो है बेंथम की हैं। तो विकल्प जो है सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ई सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि बेंथम के दर्शन को सुकरों का दर्शन किसने कहा? बैमहिल ने, वाहन ने, मैक्सी ने, कार्लाइल ने? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, कार्लाइल।
बेंथम की आलोचना करते हुए जॉन बेंथम ये कहता है कि व्यक्ति एक सुखवादी प्राणी है, वह सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है। तो इस विचारधारा से जो है वो जो है कार्लाइल समर्थन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति कोई सुअर नहीं है कि जो केवल अपने हित की ही बात समझता रहता है। इसीलिए उन्होंने बेंथम के दर्शन को सुअरों का दर्शन कह दिया, पिग थ्योरी कह दिया। और ये किसने कहा? कार्लाइल ने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी कार्लाइल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि यह कथन किसका है कि यह दुर्गणी दुनिया गणतंत्रों से ढक दिए जाने पर ही ठीक हो सकती है? प्लेटो का, बेंथम का, मैकियावेली या बोधा का? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, बेंथम। फ्रेंड्स बेंथम जो है वो सामान्य काल में जनतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। वो कहता है विशेष परिस्थितियों में राजतंत्र को अपनाया जा सकता है, लेकिन सामान्य काल में जो है जनतंत्र या गणतंत्र जो है वो श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। और इस दुनिया को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हर जगह जो है वो जनतंत्र स्थापित हो, लोकतंत्र स्थापित हो। उसी बात को उसने लिखा है कि यह दुर्गुणी दुनिया गणतंत्रों से ढक दिए जाने पर ही ठीक हो सकती है, यानी हर राज्य में, हर देश में जनतंत्र हो जाए तभी सबका भला हो सकता है। उसी बात को यहाँ बेंथम ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से बेंथम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बेंथम ने अपनी प्रसिद्ध रचना शासन पर कुछ विचार, फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में प्रसिद्ध वित्तशास्त्री ब्लैक स्टोन की आलोचना की। बेंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति स्वाभाविक है। बेंथम ने वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। और बेंथम इंग्लैंड की लॉर्ड सभा का अंत कर देना चाहता है। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है बेंथम के बारे में सही नहीं है? फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा बी, बेंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति स्वाभाविक है। इसको छोड़ करके बाकी सब के सब जो है वो सही है। बेंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति स्वाभाविक नहीं है, बल्कि वो राज्य की प्रकृति को यांत्रिक मानता है। यानी कि राज्य जो है, जो राज्य को सावयव मानते हैं वो राज्य को इम्पोर्टेंट देते हैं। वो तर्क देते हैं कि राज्य शरीर है और व्यक्ति उसका अंग है। शरीर इम्पोर्टेंट होता है, अंग जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो जो लोग राज्य को सावयव मानते हैं, जैसे रूसो की बात हो रही थी अभी, रूसो जो है राज्य को सावयव मानता है, तो वो राज्य को इम्पोर्टेंट देता है, व्यक्ति को नहीं। तो जो राज्य के सावयव सिद्धांत के विचारक समर्थक हैं वो राज्य को इम्पोर्टेंट देते हैं, व्यक्ति को नहीं। और जो राज्य को यांत्रिक मानते हैं, यानी कि राज्य जो है एक यंत्र के समान है, और जैसे जो यंत्र होते हैं वो व्यक्तियों को सुख प्रदान करते हैं। एसी है, हमको सुख प्रदान करता है। गाड़ी है, वो हमारे लिए उपयोगी है हमको, क्योंकि उससे सुख मिलता है। तो यंत्रवत है, ठीक है। यांत्रिक सिद्धांत जो है ये मानते हैं कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, राज्य इंपॉर्टेंट नहीं होता है। राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए बना होता है, यंत्र जो है वो व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति जो है यंत्र के लिए। तो बेंथम जो है इसी सिद्धांत का समर्थक है। वो राज्य को इंपॉर्टेंट नहीं देता है, वो व्यक्ति को इंपॉर्टेंट देता है। तो बेंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति स्वाभाविक है, यही गलत है। अगर यहाँ लिखा होता राज्य की प्रकृति यांत्रिक है तो ये सही था। बेंथम राज्य की प्रकृति को यांत्रिक मानता है, स्वाभाविक नहीं मानता है। इसको छोड़ करके बाकी सभी सही है। बेंथम ने अपनी पुस्तक शासन पर कुछ विचार, यानी फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में जब इसकी रचना की तो उसने अपने समय के जो है प्रसिद्ध जो वित्तशास्त्री था, जो दिग्गज वित्तशास्त्री ब्लैक स्टोन, जिसका नाम बहुत फेमस था, उसकी आलोचना करके कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। अभी नया नया विचारक था, उसने ब्लैक स्टोन जैसे दिग्गज वित्तवेत्ता थे, उनकी आलोचना उसने कर दी। तो इस तरह से कथन एक सही है। सी कह रहा है कि बेंथम ने वयस्क मताधिकार का समर्थन किया, सही है। बेंथम ने वयस्क मताधिकार का समर्थन किया। ये गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया। गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब वोट देने का तरीका गुप्त होना चाहिए कि खुला होना चाहिए। तो हमारे यहाँ गुप्त मतदान प्रणाली है, हम लोग छिपा करके वोट देते हैं जा करके। तो बेंथम कहता है कि वो भी गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन करता है, वो प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो ये तीनों जो है वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली, प्रेस की स्वतंत्रता, ये तीनों का बेंथम समर्थक है। बेंथम इंग्लैंड की लॉर्ड सभा का अंत कर देना चाहता है, वो भी सही है। ये लॉर्ड सभा को धनिकों की संस्था मानता है। वो मानता है कि यह संस्था जो है इसका कोई आज के समय में उपयोगिता नहीं है, इसलिए इसको अंत कर देना चाहिए। तो बेंथम इंग्लैंड की लॉर्ड सभा मतलब इंग्लैंड का, जैसे हमारे यहाँ संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से इंग्लैंड में भी कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, दो सदनों में संसद बटी हुई है वहाँ की। तो कॉमन सभा को समझ लो एक तरह से लोकसभा, और लॉर्ड सभा को समझ लो एक तरह से राज्यसभा। तो वो लॉर्ड सभा को अंत कर देना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह एक अप्रासंगिक जो है संस्था है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी बेंथम के बारे में गलत है, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स,
बेंथम की आलोचना करते हुए किसने लिखा कि यदि हम अंतरात्मा को तिलांजलि दे दें जैसा बेंथम ने किया है तो फिर नैतिक अथवा अनैतिक कार्य नाम की कोई वस्तु शेष ही नहीं रहती। कार्लाइल ने, वेयर ने, रॉबर्ट एल भरे ने या हैलोवेल ने? तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, रॉबर्ट एल भरे। फ्रेंड्स यह रॉबर्ट एल भरे का स्टेटमेंट है जिसने कि बेंथम की आलोचना करते हुए स्टेटमेंट दिया है। बेंथम जैसा कि वो मानता है कि व्यक्ति को केवल सुखवादी प्राणी मानता है जो सुख की खोज में ही रहता है हमेशा, और नैतिकता और अनैतिकता से उसको कोई मतलब नहीं है कि नैतिक क्या है वो अनैतिक क्या है, इसको उस ध्यान नहीं देता, बल्कि केवल अपने सुख के लिए ही प्रयासरत रहता है। तो उसी बात को रॉबर्ट एल भरे ने आलोचना करते हुए यह लिखा बेंथम के बारे में कि यदि हम अंतरात्मा को तिलांजलि दे दें जैसा कि बेंथम ने किया तो फिर नैतिक अथवा अनैतिक कार्य नाम की कोई वस्तु शेष ही नहीं रहती है। तो यह रॉबर्ट एल भरे का है, बेंथम की आलोचना में लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी, रॉबर्ट एल भरे सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स कि वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल बनकर मैं नहीं जा रहा हूं, आप जा रहे हैं। यह वाक्य बेंथम को किसने लिखा? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भारत के गवर्नर जनरल थे और इनके ऊपर जो है वो बेंथम के विचारों का बहुत प्रभाव था। जब ये इंग्लैंड से गवर्नर जनरल बनकर भारत आ रहे थे तो उन्होंने बेंथम को यह बात लिखा कि वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल बनकर मैं नहीं जा रहा हूं बल्कि आप जा रहे हैं। यानी अब आप जानते हैं कि बेंथम भी सुधार का समर्थक था, विलियम बेंटिंक ने भी भारत में सुधार किया, यहाँ की कुरीतियों को मिटाने में। सती प्रथा आप नाम सुना होगा आपने, सती प्रथा को भारत में बैन जो है वो विलियम बेंटिंक ने ही किया था। तो इसके ऊपर जो है बेंथम का प्रभाव था, उसी परिप्रेक्ष्य में बेंथम को उसने यह स्टेटमेंट लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, किस विचारक ने बेंथम की उपयोगितावाद को खाना बनाने की किताब कहा? मैक्सी ने, मार्क्स ने, टाटस्की ने या कार्लाइल ने? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा टाटस्की। बेंथम की आलोचना करते हुए बेंथम की उपयोगितावादी पुस्तक को जो है वो खाना बनाने की किताब जो है वो टाटस्की ने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी, टाटस्की सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि किसके अनुसार बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहंगवाद का प्रतीक है? मैकफरसन, सेबाइन, बेपर या लास्की? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बी, सेबाइन। सेबाइन कहता है फ्रेंड्स कि बेंथम का विचार जो है वो सार्वभौमिक अहंगवाद का प्रतीक है। यानी बेंथम जो है वो पूरे विश्व को जो है व्यक्तियों का एक योग मानता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता है, राज्य को गौड़ मानता है, और व्यक्ति को यह मानता है कि वह केवल सुख के लिए ही प्रयास करता रहता है, केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने सुख की कल्पना करता है। तो इसी को सेबाइन कहता है कि यह विचार जो है वो सार्वभौमिक अहंगवाद का प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी, सेबाइन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स कि बेंथम किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थन करता है? ऐतिहासिक संप्रभुता, दार्शनिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा डी, कानूनी संप्रभुता। बेंथम जो है वो कानूनी संप्रभुता का समर्थक है। चाहे कानूनी अधिकार की बात आए या कानूनी संप्रभुता की बात आए, दोनों जो है बेंथम जो है दोनों संबंधित हैं। ये कानूनी अधिकार का भी समर्थन करता है, ये कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। कानूनी संप्रभुता का मतलब होता है विधि का शासन, यानी कानून का शासन। कानून ही श्रेष्ठ है और कानून का शासन ही देश में चलेगा। यानी कानून की शासन की वो बात करते हैं, कानून को श्रेष्ठ जो मानते हैं वो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। तो बेंथम जो है वो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी, कानूनी संप्रभुता सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स, किस विचारक ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया? जॉन स्टुअर्ट मिल, ग्रीन, हीगल या मार्क्स? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। फ्रेंड्स बेंथम की उपयोगितावाद की जब आलोचना होने लगी, इसको सूरों का दर्शन कहा जाने लगा, और ये कहा जाने लगा कि यह व्यक्ति को जो है एक इंद्रियजन्य प्राणी ही घोषित करता है जो हमेशा सुख के ही प्रयास में रहता है। तो जब इसकी आलोचना होने लगी कि इसमें नैतिकता का समावेश नहीं है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया। आगे क्या संशोधन किया उसको हम लोग अगले टॉपिक जब जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करके इस उपयोगितावाद को नैतिक आधार जो प्रदान किया वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। तो बेंथम के उपयोगितावाद में किसने संशोधन किया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स कि बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल विश्वास रखते थे नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत में, समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत में या अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत में? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में। बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों जो है उपयोगितावादी विचारक थे
और उपयोगितावाद जो है वो व्यक्ति के कल्याण की बात करता है, समाज के कल्याण की बात करता है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। तो दोनों जो है वो समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सीरीज की वीडियोज आते रहे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए प्रैक्टिस सीरीज के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।